पहला क्वेश्चन है, भारत के नदी तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। तो भारत के नदी तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के नदी तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, अंतःस्थलीय नदी तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय नदी तंत्र कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहा जाता है। वैसी नदियां जो अपना जल समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती उसे अंतःस्थलीय नदी तंत्र कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियां हैं? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, लूनी नदी। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदी है गोदावरी नदी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिमालय नदी तंत्र, हिमालय से निकलने वाले नदियों को हिमालय नदी तंत्र कहा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सभी नदियां हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहा जाता है। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, साबरमती, ये सब नदियां प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियां हैं। अंतःस्थलीय नदी तंत्र, जो नदियां अपना जल समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती उसे अंतःस्थलीय नदी तंत्र कहा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियों के मिलने से सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है? सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी। गंगा नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। सतलज, गंगा, नर्मदा, झेलम, कृष्णा। कावेरी, महानदी, गोदावरी, ब्यास। तो ए नंबर आंसर हुआ। सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास नदियों के मिलने से सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। सिंधु नदी तंत्र का निर्माण सिंधु नदी और पंचनद के मिलने से सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। पंचनद यानी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पांचों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। अब पंचनद प्लस सिंधु नदी मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की उत्पत्ति स्रोत है? राकसताल झील, मानसरोवर झील, शेषनाग झील, ब्यास कुंड। तो सिंधु नदी की उत्पत्ति स्रोत है मानसरोवर झील। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु नदी की उत्पत्ति स्रोत है मानसरोवर झील। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा दारा से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दारा से निकलती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उत्पत्ति स्रोत किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तिब्बत। तो ब्यास नदी का उत्पत्ति स्रोत हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत से होता है। झेलम नदी की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर से होता है। चिनाब नदी की उत्पत्ति स्थान है जो हिमाचल प्रदेश है। रावी नदी का उत्पत्ति स्थान हिमाचल प्रदेश है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? बीतास्ता नदी,
पुरुषनी नदी, बिपाशा नदी, शतुद्री नदी। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम बीतास्ता नदी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झेलम नदी का प्राचीन नाम बीतास्ता नदी है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अश्किनी नदी है। रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी नदी है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा नदी है। सतलज नदी का प्राचीन नाम शतुद्री नदी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है? यानी सिंधु नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। तो लद्दाख। सिंधु नदी सबसे पहले लद्दाख में प्रवेश करती है। सिंधु नदी का टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी का भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। यह सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिनकाबा ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के निकट स्थित मानसरोवर झील के सिनकाबा ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी दमचक के निकट भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख के 2 जिला से बहते हुए, यानी 2 जिला है लेह और कारगिल में प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिनकाबा ग्लेशियर से निकलती है और यह भारत में दमचक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है और भारत के लद्दाख केंद्र शासित राज्य में प्रवेश करती है। और लद्दाख के 2 जिला लेह और कारगिल में प्रवेश करते हुए यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान के बाद यह जाकर अरब सागर में गिर जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960, 1962, 1965, 1980। तो सिंधु नदी जल समझौता 1980 में हुआ था, 1960 में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौता के अनुसार सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी का 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी के 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% पानी का उपयोग भारत करेगा इस सिंधु नदी समझौता के अनुसार। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु नदी जल विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका विश्व बैंक का था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ और इस समझौता के अनुसार रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी की 80% पानी पर भारत का कंट्रोल होगा और 20% पानी पर कंट्रोल पाकिस्तान को होगा। यानी रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी के 80% पानी का उपयोग इंडिया करेगा और 20% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। यह समझौता विश्व बैंक ने कराया था। नेहरू जी और अयूब खान के बीच हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? चिनाब नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने का काम करता है झेलम नदी। 11 नंबर क्वेश्चन है, किशनगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी। तो झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का कौन सा नदी निर्माण करती है? तो कश्मीर घाटी का निर्माण झेलम नदी करती है। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। बुलर झील का निर्माण झेलम नदी की पानी के द्वारा होता है। माने बुलर नदी का निर्माण हुआ है वो झेलम नदी के पानी के कारण ही हुआ है। झेलम नदी मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। और झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने का काम करती है। किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाला गया है? हरिके बैराज बांध से, हीराकुंड बांध से, नागार्जुन सागर बांध से, इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी बांध हरिके बैराज से निकाला गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरिके बैराज बांध का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर हुआ है? सतलज और ब्यास, चिनाब और रावी, कृष्णा और कावेरी, सतलज और कावेरी। तो हरिके बैराज बांध का निर्माण सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सतलज नदी यह शिवकीला दारा से निकलता है और भारत में प्रवेश करता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज नामक बांध बनाया गया है और इसी बांध से हरिके बैराज बांध से ही इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। 1958 में इस नदी का उद्घाटन हुआ, इस नहर का उद्घाटन हुआ। यानी हरिके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। 1958 में इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले क्या था? राजस्थान नहर, सरहिंद नहर, आगरा नहर, सरदा नहर। तो इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम था राजस्थान नहर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1980 में राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। यह नहर 650 किलोमीटर लंबी है। यह नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। सतलज नदी की लंबाई, टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर है, लेकिन भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? भीमा नदी, लोहित नदी, तुंगभद्रा नदी, चंद्रभागा नदी। तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चिनाब नदी, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहा जाता है। ठीक, इस नदी की लंबाई, चिनाब नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। लोहित नदी, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसे खून की नदी कहा जाता है। मैं लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। भीमा और तुंगभद्रा नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रावी नदी। तो लाहौर जो शहर है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। इस नदी के तट पर लाहौर शहर स्थित है। लाहौर शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दारा से निकलती है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तावी नदी रावी नदी की सहायक नदी है। तवी नदी रावी नदी की सहायक नदी है। 17वां क्वेश्चन है,
फल्गु नदी की मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? निरंजना, बूढ़ी गंडक, सोन नदी, गंडक नदी। तो कहा जाता है निरंजना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फल्गु नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है। बिहार में सबसे तेज गति से बहने वाली नदी बूढ़ी गंडक है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार में बहने वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। बिहार में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। 18वां क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे बसा है? बूढ़ी गंडक, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, बागमती नदी। तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। फल्गु नदी उत्तरी छोटानागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और पटना के फतुआ के निकट गंगा में मिल जाती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोसी नदी में जाकर मिल जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार की नदियां हैं? कोसी नदी, बागमती नदी, सोन नदी, गंडक नदी। तो होगा सोन नदी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, कर्मनाशा नदी, किऊल नदी, ये सब दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां हैं। उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी, कमला नदी, महानदी, महानंदा नदी, घाघरा नदी, ये सब नदियां उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं, यानी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना, सरयुग, कोसी, सोन, ये सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। मानस नदी, तीस्ता नदी, बराक नदी, सुबनसिरी नदी, ये सब नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। चंबल नदी, बेतवा नदी, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? कृष्णा नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी, महानदी। तो भूमि बंधित नदी है लूनी नदी। 22 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कृष्णा नदी, कावेरी नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ये सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, यानी गिर जाती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, पेरियार नदी, ये सब नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो होगा कावेरी नदी। 24 नंबर क्वेश्चन है, सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? पलामू की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, पूर्वी घाट से, अरावली की पहाड़ियों से। तो सोन नदी
और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। 25 नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी। तो सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है वो नर्मदा नदी।